Hello friends, good morning to you all and welcome to our on YouTube channel Logical Competitive Forum। आज हम लोग आर्थिक समसामयिकी को देखेंगे। सो लेट्स वे स्टार्ट विद द फर्स्ट करेंट। 2000 मूल्य के करेंसी नोट आरबीआई ने वापस लिए। 2000 मूल्य के करेंसी नोट को आरबीआई ने वापस ले लिए। यह घोषणा 19 मई 2023। यह घोषणा कब की गई है? तो यह घोषणा की गई 19 मई 2023 को। बैंक की 19 मई की विज्ञप्ति के अनुसार आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक ऐसे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर अन्य मूल्य के नोटों में बदल सकती है। तो आरबीआई की घोषणा के अनुसार 19 मई 2023 को बैंक की 19 मई की विज्ञप्ति के अनुसार आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ऐसे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर अन्य मूल्य के नोटों में बदल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी प्रकार से नवंबर 2016 में 500 रुपये व 1000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों का विधिग्राह्य मुद्रा का दर्जा हटाया गया था। कब? नवंबर 2016 में इसी प्रकार से 500 और 1000 मूल्य के बैंक नोटों का विधिग्राह्य मुद्रा का दर्जा हटाया गया था। नेक्स्ट, बैंकों की अदावी राशियों को उनके सही मालिकों को लौटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान। तो बैंकों की अदावी राशियों को उनके सही मालिकों को लौटाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? 100 दिन 100 भुगतान अभियान। अदावी राशियाँ क्या होती है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। बैंकों में बचत खातों व चालू खातों करेंट अकाउंट में बड़ी मात्रा में ऐसी जमाएं बनी रहती है जिनका कोई दावेदार नहीं होता। तो बैंक में बचत खाता हो या चालू खाता हो, उनमें बड़ी मात्रा में ऐसी राशियां जमा रहती है जिसका दावेदार कोई नहीं होता। इन जमा राशियों जिनके खातों का संचालन विगत 10 वर्षों या उससे अधिक समय में नहीं हुआ है, इस प्रकार की जमा राशि जिसका संचालन पिछले 10 सालों से या उससे भी अधिक सालों से नहीं हुआ है, तथा साथ साथ ही ऐसी सावधि जमाओं फिक्स डिपॉजिट जिनकी परिपक्वता की अवधि बीते 10 वर्ष से अधिक समय से हो चुका है तथा जिसका कोई दावेदार नहीं है, ऐसा जमा राशियों को अदावी जमा अर्थात अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि ऐसा डिपॉजिट जो पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय में उसकी दावेदारी नहीं की गई हो, साथ ही ऐसी सावधि जमाओ फिक्स डिपॉजिट जिनकी परिपक्वता की अवधि बीते 10 वर्ष से अधिक समय से हो चुका है तथा जिनका कोई दावेदार नहीं। तो इस प्रकार की जमा राशियों को हम लोग अदावी जमाओ अर्थात अनक्लेम्ड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ऐसी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अर्थात अदावी राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि, ऐसी इस प्रकार की जमाओ अर्थात अनक्लेम्ड डिपॉजिट को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करने का प्रावधान है। दैट मीन्स अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिसे अदावी जमा कहते हैं वो उसे कहाँ रखने का प्रावधान है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के नाम से जानते हैं। ऐसी अदावी राशियों के वास्तविक हकदारों की पहचान के लिए समय समय पर प्रयास रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक नए 100 दिन 100 भुगतान 100 डेज एंड 100 पेज अभियान की घोषणा रिजर्व बैंक के द्वारा मई 2023 में की गई है, ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमा राशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। क्लियर है? तो 100 दिन 100 भुगतान अभियान क्या है? यह रिजर्व बैंक के द्वारा मई 2023 में घोषित किया गया, ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमा राशियां अर्थात अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, विगत 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि हुई है, यह कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो पिछले 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में लगभग 23% की इंक्रीमेंट देखी गई है। मिलियन टन में यहाँ हम देख सकते हैं कि कुल उत्पादन जो है कोयला का मिलियन टन में कितना हुआ है? तो 893 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ है 2022-23। तो 2022-23 में कुल उत्पादन कोयला का मिलियन टन में कितना हो गया?
893। 2022-23 में देश में कोयला उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1012 मिलियन टन रखा गया है लक्ष्य। क्लियर? 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। यहाँ हम लोग देखेंगे 2022-23 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों के रिकॉर्ड उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में। तो यहाँ कुल खाद्यान्न उत्पादन 330 लगभग 330 मिलियन टन है। वही चावल उत्पादन 135 मिलियन टन, वही गेहूं उत्पादन 112 मिलियन टन। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारा हो गया 330 मिलियन टन, चावल उत्पादन 135 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन। नेक्स्ट, यहाँ हम लोग कपास का देखेंगे कि कपास लगभग 34 मिलियन गांठें उत्पादन हुआ है। प्रत्येक 170 किलोग्राम होता है, एक गांठ में 170 किलोग्राम। क्लियर? एक गांठ में कितना? 170 किलोग्राम। कपास के संदर्भ में हम लोग यदि गांठ शब्द की चर्चा होती है तो एक गांठ में कितना, अर्थात 170 किलोग्राम एक गांठ में। वही जूट और मेस्ता के संबंध में हम लोग देखें तो प्रत्येक गांठ में 180 किलोग्राम। तो जूट और मेस्ता के संदर्भ में प्रत्येक गांठ में 180 किलोग्राम, 180 किलोग्राम। वही कपास के संदर्भ में प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम। वही गन्ना, कुल गन्ना का उत्पादन कितना हुआ है? 494 मिलियन टन। गन्ना का उत्पादन 494 मिलियन टन। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में। क्लियर? लेकिन यहाँ हमें कुल खाद्यान्न उत्पादन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन से हमें यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पीछे इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसे हम लोग पीछे वाले पेज में देख चुके हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार की उपज किस मौसम में होती है। चावल खरीफ, रबी एवं जायद तीनों प्रकार का होता है। चावल जो है वह खरीफ भी है, रबी भी है और जायद भी है। जबकि गेहूं जो है वह सिर्फ रबी क्रॉप है। गेहूं कैसा है? रबी। ये सिर्फ रबी सीजन में होता है, अर्थात विंटर सीजन में। जबकि चावल जो होता है वह खरीफ में भी होता है, अर्थात समर में, रबी विंटर में एंड जायद ऑटम में। तो ये तीनों सीजन में होता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग चावल को नॉर्दर्न पार्ट में खरीफ सीजन में ही उगाते हैं। वही ज्वार को खरीफ, रबी एवं जायद तीनों सीजन में। बाजरा को खरीफ एवं जायद में, बाजरा कभी रबी सीजन में नहीं होता। मक्का को हम लोग खरीफ, रबी एवं जायद। तो हम लोग यहाँ किसे किसे देख रहे हैं? मक्का देख रहे हैं कि खरीफ, रबी एवं जायद है। ज्वार देख रहे हैं खरीफ, रबी एवं जायद है। एंड चावल देख रहे हैं रबी, खरीफ एवं जायद है। वही रागी को हम लोग यहाँ देखें तो रागी जो है खरीफ क्रॉप है, यानी रागी और बाजरा खरीफ है। छोटी मिलेट जो है वो खरीफ है। जौ, वही जौ जो है वो क्या है, कैसा क्रॉप है? रबी क्रॉप है। ये विंटर सीजन में जौ उगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो क्रॉप है वो जौ ही है। ये प्राचीन काल से ही सर्वप्रथम उगाया जाता रहा है। श्री अन्न पौष्टिक अनाज जो है वो खरीफ, रबी एवं जायद है। पौष्टिक अनाज वही ऊपर वाला, ये भी खरीफ, रबी एवं जायद है। नेक्स्ट, वही कुछ दलहन फसलों को हम लोग देखते हैं। तुर जो है खरीफ क्रॉप है। तुर कैसा क्रॉप है? खरीफ है। चना जो है वह रबी है। तो तुर खरीफ, चना रबी। उड़द जो है वह खरीफ, रबी एवं जायद। तो दलहन में एक उड़द जो है वह तीनों सीजन में होता है, खरीफ, रबी एवं जायद। मूंग भी वैसा ही है, ये भी खरीफ, रबी एवं जायद सीजन में होता है। जबकि मसूर जो है ये रबी में होता है। तो मसूर और चना रबी हो गए। तुर जो है वह खरीफ हो गया। उड़द और मूंग जो है वह खरीफ, रबी एवं जायद है। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ हम लोग देखेंगे मूंगफली, ये खरीफ, रबी एवं जायद है। तिल, ये भी खरीफ, रबी एवं जायद है। तो मूंगफली, तिल एवं सूरजमुखी जो है यह खरीफ, रबी एवं जायद फसलें हैं। मूंगफली, तिल एवं सूरजमुखी। वही यहाँ हम लोग देखें अरंडी बीज, कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर सीड जो है वह खरीफ है। कैस्टर सीड खरीफ है। रेप सीड, अलसी एवं सनफ्लावर ये रबी है। रेपसीड एवं सरसों, अलसी एवं सनफ्लावर ये रबी क्रॉप है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का नया 5.1 चरण। क्षेत्रीय संपर्क
योजना उड़ान का 5.1 चरण जो है इसकी शुरुआत की गई है हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन के लिए। तो 5.1 जो है ये किससे संबंधित है? हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन से संबंधित है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। 2016 में उड़ान की शुरुआत हुई थी। उड़े देश का आम नागरिक योजना के 4 चरण कार्यान्वित हो चुके हैं तथा 5वां चरण उड़ान 5.0 शुरू किया जा चुका है। इस योजना के तहत छोटे शहरों में भी विमान उड़ानों से जोड़ा जाएगा तथा आम आदमियों को किरायों में काफ़ी छूट मिलेगी जिससे यात्राएं सुलभ हो सके। इस योजना का अब और आगे विस्तार करते हुए हेलीकॉप्टर मार्गों में भी इसे लागू करने के लिए 5.1 संस्करण की घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2023 में की। इस दौर को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार किया गया है। तो 5.1 जो है संस्करण ये स्पष्ट है यहाँ से कि यह हेलीकॉप्टर यात्राओं के लिए है, हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहित देने के लिए है 5.1 संस्करण, उड़ान का 5.1 संस्करण। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 5.1 के नाम से इसे जाना जा रहा है। RCS उड़ान दैट मीन्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.1। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई है। बैंकों के NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे में लगभग आधा योगदान अकेले स्टेट बैंक का ही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के मुनाफे में लगभग आधा योगदान किस बैंक का है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया। रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है। 2013 में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा रेल विकास निगम को प्रदान किया गया था। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाने से इस कंपनी को परिचालन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाने से इस कंपनी को परिचालन में अधिक स्वतंत्रता मिल गई, अधिक स्वायत्तता मिल गई है। नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही, मतलब बिना सरकार से अनुमति लिए 1000 करोड़ तक के निवेश स्वयं ही कर सकता है। तो यदि किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो 1000 करोड़ की निवेश जो है वह बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकता है, इतनी स्वायत्तता उसे है। तो देश में नवरत्न कंपनियों की अब कुल संख्याएं हो गई है 13। तो देश में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई? 13। तो देश की 13 नवरत्न कंपनियां, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को हम लोग नवरत्न कंपनियों को देखेंगे यहाँ, जैसे कि अभी 13वां जो है वह रेल विकास निगम लिमिटेड है। रेल विकास निगम लिमिटेड। 12वां जो था वह कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था। तो रेल विकास निगम लिमिटेड 13वां। 12वां जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वही ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये भी नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे हम लोग बार बार सुनते हैं, ये भी एक नवरत्न कंपनी ही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ये भी नवरत्न कंपनी है। एंड नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ये भी नवरत्न कंपनी है। क्लियर? नेक्स्ट, देश में अभी वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12। देश में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। हाल की जो महारत्न कंपनियां हैं वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण महारत्न कंपनियों को हम लोग यहाँ देखते हैं। सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण, IOC भारतीय तेल निगम, गेल इंडिया लिमिटेड, ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एंड वेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो वेल, NTPC, ONGC, सेल, गेल, IOC ये सब महारत्न कंपनियां हैं। और हाल की जो है महारत्न कंपनियां और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट, क्या स्मारक सिक्के चलन हेतु विधिग्राह्य मुद्रा है? यहाँ इसे हम लोग समझेंगे कि जो स्मारक सिक्के सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं क्या वह विधिग्राह्य मुद्रा है? तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का कॉमेमोरेशन कॉइन प्रधानमंत्री ने जारी किया। क्लियर?
तो जो नए संसद भवन है उसके लोकार्पण के समय 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया। अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई की हीरक जयंती के अवसर पर 60 रुपए स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही की बात है। सीबीआई की हीरक जयंती के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। अभी तक अधिकतम 1000 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का 2010 में तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में जारी किया गया था। क्लियर? ऐसे में आम लोगों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या यह सिक्के आम चलन में भी आएंगे? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। जब तक अलग से कोई अधिसूचना जारी न की जाए, ऐसे स्मारक सिक्के आम चलन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं तथा यह सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर नहीं होते। तो इस प्रकार की मुद्रा क्या नहीं होती है? सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा या लीगल टेंडर नहीं होते हैं। इनका वास्तविक मूल्य, एक्चुअल प्राइस जो होता है वो अंकित मूल्य फेस वैल्यू से काफ़ी अधिक होता है। क्लियर? जो अंकित मूल्य है जैसे 75, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है इसका एक्चुअल वास्तविक मूल्य। ऐसे सिक्के सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसे सिक्के सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से निर्धारित मूल्य चुकाकर जो अंकित मूल्य से कहीं अधिक होता है ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 2022-23 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान है। एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हम इसे कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। इसका अनुमान है कि देश में 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि कितनी हो सकती है? 7.2%। क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितना है? 1,72,276 रुपये रहने का एनएसओ का ताज़ा अंतिम अनुमान है। तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो लगभग 1,72,000। जबकि 2021-22 में यह कितना था? 1,48,524। तो कुल 2021-22 से वर्तमान 2022-23 में कितने % की वृद्धि होने का अनुमान है? तो 16% का वृद्धि होने का अनुमान है। क्लियर? नेक्स्ट, एनएसओ के 31 मई 2023 के अंतिम अनुमानों में 2022-23 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि 4% आकलित की गई है। तो 2022-23 में कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्रों में जीवीए में कितने % की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है? तो 4%। क्लियर? जबकि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 1.3%। 2022-23 में सर्वाधिक 14% की वृद्धि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में रही है। 2022-23 में जीबीए में वृद्धि 7% रहने का एनएसओ का अनुमान है। 2022-23 में जीबीए में कुल कितनी वृद्धि रहने का अनुमान है? 7%। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि कृषि वानिकी अर्थात कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में 4% जीबीए में वृद्धि का अनुमान है। वही विनिर्माणी क्षेत्र में 1.3%, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण में 14%, जो कि सर्वाधिक है। तो इसी के साथ हमारा आर्थिक परिदृश्य समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।